चल रहे हैं साथियों कि क्यों रोकना चाह रहा है भारत सिंधु जल संधि के तहत पानी। अब ये क्या है, आप सबको एक सवाल जो बेसिक सवाल है, अब ये भारत के नेबरहुड के साथ संबंध है, इसके तहत हम इसको पढ़ रहे हैं। आप सबको ये अच्छे से मालूम है कि भारत ने सिंधु जल समझौते पर समझौता कब किया था? 1960 में किया था। इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं। इंडस वाटर ट्रीटी में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी के जल बंटवारे का निर्णय लिया था, जिसके तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों में 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को मिलने वाला था। यह समझौता जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना गया और इस समझौते की मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। लेकिन हाल ही में हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चित हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सिंधु नदी में जा रहा या फिर पाकिस्तान में जा रहा भारत का जो अतिरिक्त जल है उसको भी रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे और भारत सरकार ने ऐसी परियोजनाएं बना ली हैं। तो ये कारण से सुर्खियों में आ गई है ये वापस चीज। तो एक बार के लिए हम जान लेते हैं कि भारत की क्या स्ट्रेटजी है जिसके चलते हम सिंधु नदी में जा रहे अपने अतिरिक्त जल को रोक पाएंगे। तो इधर देख लीजिए, न्यूज में मेंशन किया गया है, इंडिया टू डाइवर्ट एक्सेस वाटर अंडर इंडस ट्रीटी टू इरिगेट ऑन लैंड। हम अपनी जमीन का इरिगेशन करने के लिए एक्सेस वाटर का उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बात बता देते हैं। असल में आपको मालूम होगा इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं उनमें हम 5 नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम और इंडस। ये 3 नदियां तो हम पाकिस्तान को दे दिए जब हमारा समझौता हुआ, और उसके बाद में रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां इंडिया अपने पास रख लिया। रावी, व्यास, सतलज दैट इज RBS, है ना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड करके बच्चे याद रखते हैं। और चेनाब, झेलम और इंडस दैट इज CJI करके उसे याद रखा जाता है। क्लियर है? अच्छी बात। अब क्या होता है साथियों कि इन पूरी नदियों को अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आप इसे ऐसे समझें कि हम लोगों ने रावी, व्यास और सतलज का पानी तो अपने लिए मांग लिया, अच्छा, और इसके बाद में इंडस, झेलम और चेनाब, इस 3 का पानी हमारे द्वारा मांग लिया गया। देखिए, इस पूरे की पूरे जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसकी सबसे बड़ी लूपोल जो थी, जब इस इंटरव्यू को आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ जब इंडस वाटर ट्रीटी की तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक गलत निर्णय किया था। और वो गलत निर्णय क्या था? गलत निर्णय ये था कि ये जितना भी पानी यहां पर निकल के आ रहा है, ये हिमालय की चोटियों से जो निकल के आ रहा है, इस पानी का 68% पाकिस्तान को दिया जाता है। कितना परसेंट? 68% पाकिस्तान को दिया जाता है। और RBS, ये जो है ना रावी, व्यास, इस रावी, व्यास जो सतलज हैं, इनकी वजह से 32% जो पानी है इस पूरे की पूरे वाटर कैचमेंट का, वो इंडिया को दिया जाता है। यानी कि इस पानी का बंटवारा ही विवादास्पद रहा है। मतलब ये समझिए, और इनके इंटरव्यू में ये बात क्लियर भी होती है, ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान से इंडिया का एरिया 5 गुना ज्यादा है तो पानी हम लोगों ने कम क्यों लिया? जब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो क्यों हमने, जब उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में यह कार्य हुआ था, तो हमने क्यों यह माना कि हम 68% पानी उनको देंगे? पर चूंकि इस निर्णय को करने में वर्ल्ड बैंक को हमने दुनिया को बीच में लिया था, तो यह अपने आप में हमारी एक मतलब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फॉली है, गलती है हमारी कि हमने ऐसा किया। लेकिन अब कुछ गलतियां सुधारने का टाइम है। जैसे सबसे पहली गलती सुधारने का टाइम यह है कि जो हमारे रावी, व्यास और सतलज का पानी है उसको भी हम पूरा यूज में नहीं ले पाते। हम उसमें से भी अतिरिक्त जल जो है वो किस में छोड़ देते हैं? इंडस रिवर में छोड़ देते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो हमारी कमी है वो क्या है? दूसरी कमी यह है कि हमने एग्रीमेंट की लाइंस को ढंग से नहीं पढ़ा। एग्रीमेंट्स की लाइन में लिखा हुआ है कि इंडिया जो है रन ऑफ रिवर जो वाटर है इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता है। तो हम इस पानी को, जो चेनाब, झेलम और इंडस का पानी है, इसे हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? रन ऑफ रिवर, मतलब पानी बहता हुआ जो पानी है उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन उसकी वजह से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमने चेनाब की जो सहायक नदी किशन गंगा है इसके ऊपर डैम बनाया। अर्थात हम लोग इन सारी नदियों पर डैम बना सकते हैं। इन सारी नदियों पर डैम बना करके उस पानी का उपयोग हम लोग इरिगेशन में नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग उसका उपयोग बिजली उत्पादन में तो कर सकते हैं, क्योंकि यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम लोग बिजली उत्पादन नहीं कर सकते। उसमें यह लिखा हुआ है कि हम इसका उपयोग इरिगेशन में नहीं कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं ना। तो यही कारण है कि इंडिया इन दिनों जो एग्रेसिव हो रखा है वो 2 चीजों में हो रखा है। नंबर 1 तो इस पर एग्रेसिव हो रखा है कि इन नदियों के ऊपर तो कैसे कैसे डैम बनाए जाएं।
चाहे रेटल डैम हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे क्या कहते हैं आपका किशनगंगा हो, ये सारे के सारे इन नदियों पर हो रहे हैं। इसके अलावा जो रावी पानी है, रावी के साथ में क्या हो रहा है कि हम इसके पानी को पूरा पूरा यूज करेंगे। अब सवाल बनता है सर इसके पानी को पूरा यूज करने की कहानी क्या है? तो अब इसको यूं समझिए, देखिए होता क्या है कि अगर आप थोड़ा जूम करके इस चीज को देखते हैं तो रावी जो नदी का पानी है ये पाकिस्तान में एंट्री करता है। असल में क्या है, लगभग 16 जगह ऐसी हैं। असल में रावी जो है वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए भी निकलती है। देखिए ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, इनके बीच में रावी नदी जो है ये बॉर्डर बनाती हुई चल रही है। असल में होता क्या है कि रावी यहां पर मोहनगढ़ नामक स्थान से जो है वो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाना शुरू कर देती है। तो इस जगह से ये 16 जगह ऐसी है जहां पर पाकिस्तान के अंदर बाहर यूं सर्पिलाकार होकर निकलती है। कभी इधर पाकिस्तान में, कभी इधर इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया यूं करके निकलती है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया का जो रावी वाला पानी पाकिस्तान में जाता है उससे पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र सिंचित होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है उज नदी। उसका नाम क्या है? उज नदी। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं, मैं वही बता रहा हूं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी क्या किया है साथियों कि इस उज नदी के ऊपर उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने रावी नदी के अंदर जो उज नदी का पानी जा रहा था, उज क्या है? उज रावी की सहायक नदी है। यह खुद सहायक नदी 5 सहायक नदियों से मिलकर बनी हुई है। बड़ी, सबसे बड़ी एक तरह से समझिए रावी की सहायक नदी है जिसका पानी रावी में मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके पानी को इंडिया में ही रोक रहे हैं। अगर हम बॉर्डर के हिसाब से बात करें तो आप इसे ऐसे समझिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक प्रकार से इस पानी को पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही रोक लेंगे। मतलब हम लोग ये काम करने वाले हैं इस जगह पर जहां बॉर्डर एरिया आपको दिख रहा है, यानी रावी का पानी आएगा तो सही लेकिन पाकिस्तान जाएगा नहीं, हम पहले ही रोक लेंगे। और उसको रोकने के साथ साथ हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी का तो उत्पादन करेंगे ही। इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पैदा करेंगे? 200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और साथ में उसके पानी से 30,000 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त रूप से हम सिंचित करेंगे, जिसकी वजह से 150 क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो जिलों को पीने के लिए सप्लाई होगा। और साथ में कठुआ डिस्ट्रिक्ट और सबमर्ज एरिया के अंदर, मतलब ये बहुत सारे क्षेत्र जो है वो इसकी वजह से लाभान्वित होंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हमारे द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर 850 मेगावाट का रेटल डैम, 800 मेगावाट का बुरसर डैम, 1000 मेगावाट का पाकलदुल डैम, 624 मेगावाट का केरू डैम, 540 मेगावाट का क्वार डैम, ये सारे की सारे हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ताकि हम उस टेररिस्ट हिट जो एरिया है उसके अंदर इस पानी का सदुपयोग कर सकें। तो हमने 2 तरीके अपना लिए। क्या है? तो यहां पर 2 बातें हैं निकल करके जो आती हैं। वो क्या है? पॉइंट नंबर 1 तो यह है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम डैम बना सकते हैं तो डैम बना रहे हैं। और दूसरा, जो पानी अतिरिक्त रूप से हमारा जा सकता है उसे हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये रेटल परियोजना के अंदर 850 मेगावाट का हमने पानी जो है यहां पर मंजूर कर दिया है और ये पूरा की पूरा कार्य जो हम लोग यहां कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल बनता है, होता क्या है साथियों, झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। अब पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या होती है कि किशनगंगा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बॉर्डर से जाती है। तो भारत ने किशनगंगा को पकड़ लिया यहीं पर और इसके ऊपर फिर बैराज बना दिया। इसको लेकर के पाकिस्तान जो है वो कहां चला गया, मतलब वर्ल्ड बैंक के पास में कि भैया देखिए आप लोगों की वजह से यह हुआ था, तो इंटरनेशनली हमारा इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फैसला करिए कि यह पानी किसका होगा। तो इंडिया के जितने भी प्रयास हैं इसको लेकर के जब ये लोग कहीं बाहर जाते हैं तो इनका बाहर मजाक बनता है। क्यों मजाक बनता है? बोले तुम रूल पढ़ लो, रूल क्या लिखा हुआ है। इंडिया वही कर रहा है जो रूल में लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हमारे द्वारा जो नए प्रयास किए जा रहे हैं उनमें उज परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास में पानी को रोके जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इंडस वाटर ट्रीटी की हमने जो बातें करी, ये बातें मैंने आपको बता दी। इंडस वाटर ट्रीटी कब की गई थी? 1960 में की गई थी, जिसके तहत 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को मिलना तय किया गया था। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, तो ये आपके सामने सारी बातें लिख दी गई हैं। एक सवाल प्रैक्टिस के लिए, किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से क्वेश्चन बैंक के अंदर पूछ लीजिए, बताइए। हाँ,
हाँ, सवाल पूछ रहे हैं दीपांशु सोलंकी, सर इनके पास 68% पानी, इंडिया के पास एक्स्ट्रा जाता है, तो भी पाकिस्तान के पास पानी की कमी क्यों होती है, पाक में ऐसा क्यों होता है? तो दीपांशु पॉइंट ये है बेटा कि इनके पास जो पानी जा रहा है ना, असल में वो पानी मानसून के समय जाता है, जब भारत सरकार भी अपने डैम खोल देती है। होता ये है, इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है, मैं आपको वो बताता हूं कि इंडिया क्या करती है बेटा, कि इंडिया उन डैम के पानी को अपने पास रोक लेता है बिजली बनाने के लिए, और उनको गिरा गिरा के पानी से बिजली बना रहा होता है। तो होता यह है कि जब हम बिजली बना रहे होते हैं, वैसे इन जनरल डेज में तो पानी बहुत कम फ्लो होता है, लेकिन जब बारिश आती है तो भारत अपने डैम भी खोल देता है और बारिश का पानी भी बहने देता है, तो वहां पर बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है। सूखा इसलिए कि जब पानी की जरूरत है तब इंडिया ने पानी रोक रखा है। तो ये जो चीज है ये काफी ज्यादा विवादित बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। और कौन सा प्रश्न है बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुरली स्वामी सही कह रहे हैं। बीबीसी ने बताया कि सद्दाम हुसैन को फांसी लेकिन दी किसने थी बेटा, वो अमेरिका ने दी थी, है ना। हाँ जी। फिर इस पे किसी कंट्री का कंट्रोल क्यों है, साक्षी पूछ रहे हैं कि सर वाटर तो नेचुरल रिसोर्स है। बेटा ऐसा नहीं होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जब देश के बंटवारे होते हैं तो उनका भी बंटवारा होता है, अदरवाइज तो फिर पानी कैसे पिएगा कोई, कैसे भी पानी रोक लेगा, है ना। सर अगर हम पाकिस्तान को पानी रोक सकते हैं तो फिर चाइना भी हमारा पानी रोक सकता है। हम पानी नहीं रोक रहे हैं बेटा, हम तो ये कह रहे हैं हमारे हिस्से का पानी हम लोग लेंगे, हमारे जो भी संधि में लिखी हुई चीजें हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि हम किसी का पानी रोकने वाले हैं। ठीक है बेटा। आदित्य पूछ रहे हैं सर पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है। बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में होता यह है कि पानी को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसके वेग के कारण टरबाइन घूमता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, मिलेगा क्या, जितनी भी क्लासेस हैं सबको कितनी भी बार देखने का मौका, किसी भी क्लास को लाइव पुरानी नई जितनी भी क्लासेस है सब सारे एडुकेटर्स की क्लासेस देखने का आपको वहां मौका मिलता है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें, फोन नंबर से रजिस्टर करें, गोल सेलेक्ट करें। जैसे एसएससी गोल सेलेक्ट किया तो आपको 12 महीने की फीस 6500 रुपए दिखाई देगी, रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर यही फीस आपको 5850 मिल जाएगी। ऐसे ही वहां पर यूपीएससी गोल सेलेक्ट कर लें तो आपको यूपीएससी का गोल मिल जाएगा। याद रखिएगा कि इन गोल सिलेक्शंस में आप लोगों को रेफरल कोड जरूर यूज करना है, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिले और सभी एडुकेटर्स की क्लासेस दिखना शुरू हो जाएं। अंकित 10 का उपयोग आप किसी भी पेड और फ्री क्लास में कर सकते हैं, फिर चाहे वहां पर हमारी क्लासेस हो या नहीं, चाहे आप गेट में पढ़ें चाहे जहां पढ़ें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, दैट इज अंकित अवस्थी सर। इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और पूरी तरह से बड़ों का सम्मान करते हुए, अब तो मुझे यह बोलना पड़ेगा सबका सम्मान करते हुए पढ़ें। थैंक यू सो मच।